नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों पर सीमाएं। सबसे पहली बात आती है कि जब भी किसी शासनांग को अधिकार क्षेत्र दिया जाता है तो उसको कुछ मर्यादित भी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि शासन के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग अपना अपना कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं और संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संविधान की सर्वोच्चता का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया। इस पर कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं से तात्पर्य ये है कि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में वही सब्जेक्ट, वही विषय आते हैं जब संबंधित पक्ष, वादी या प्रतिवादी, उनके समक्ष उन प्रश्नों को प्रस्तुत करे, यानी अपील करे या दावा करे या दस्तावेज प्रस्तुत करे कि मेरी ये समस्या है या हमारी ये समस्या है, आपको इसका समाधान करना। तत्पश्चात न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उन संबंधित विषयों पर विचार विमर्श कर और जो भी महत्वपूर्ण पहलू उन्हें इकट्ठे करने होते हैं या एविडेंस जो मांगने होते हैं उन्हें प्राप्त कर वह एक समय सीमा के अंदर, निर्धारित अवधि के अंदर या समय बद्धता के अनुरूप जो भी उनको समय सीमा में रहकर काम करना होता है, निर्णायक भूमिका अदा की जाती है। फिर बात आती है कि विधायी क्षेत्र व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र का मैटर है या पहलू है। भारत में न्यायपालिका इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण करते वक्त कहीं कानून का उल्लंघन तो नहीं किया। यद्यपि भारत में न्यायपालिका अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह निहित शक्तियों के सिद्धांत का विस्तार और विकास नहीं कर सकता। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने उन गौण विषयों को व्यवस्थापिका की विधायी क्षमता में स्वीकार किया है जिन्हें युक्ति युक्त ढंग से उसके अंतर्गत लिया जा सकता है। यानी यहाँ संविधान सर्वोच्च है, विस्तृत है, लिखित है, व्यापक है, इसलिए अंतर्निहित शक्तियों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं आता है, क्योंकि व्यवस्थापिका द्वारा उन दायित्वों की पूर्ति कर ली जाती है। संवैधानिक भावना का सिद्धांत इस आधार पर यह समझा जाता है कि व्यवस्थापिका अपनी शक्तियों का अति उल्लंघन तो नहीं करती और वह ऐसे कानून का निर्णय नहीं कर सकती जो संविधान की भावना के प्रतिकूल हो। यानी संविधान के अंगेष्ट जाकर न्यायपालिका कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकती। इस प्रकार जब किसी कानून को चुनौती दी जाती है तब न्यायपालिका उसे अमान्य, असंवैधानिक और प्रभावहीन नहीं बनाता जब तक उसकी असंवैधानिकता निश्चित और निर्विवादित न हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि संवैधानिक भावना का सिद्धांत ये कहता है कि अगर सामान्य स्थिति में कानून का निर्माण हो रहा है, जनता के हितों की पूर्ति हो रही है, कहीं संविधान की उल्लंघना नहीं हो रही या असंवैधानिक कार्य नहीं हो रहे, तो न्यायपालिका को कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता। यदि न्यायपालिका को यह महसूस होता है कि संविधान की उल्लंघना करके व्यवस्थापिका ने कोई कदम उठाया है या कानून बनाया है जो जनता के हित में नहीं है, तो जनहित याचिका के आधार पर न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करते हुए उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। पृथक्करणीय सिद्धांत, पृथक्करणीय यानी शक्ति विभाजन का सिद्धांत न्यायपालिका को कानून के वैध और अवैध दोनों ही भागों में पृथक करने का अधिकार है।
अर्थात किसी कानून का कोई भाग, खंड या अंश संविधान का उल्लंघन करता है और शेष घोषित करने के स्थान पर, यानी शेष भाग संवैधानिक है तो न्यायपालिका पूर्ण कानून को अवैध घोषित करने के स्थान पर केवल उस भाग, खंड या अंश को ही अवैध घोषित करेगा जो असंवैधानिक है। यानी पृथक्करणीय सिद्धांत का मतलब ये लिया गया कि न्यायपालिका पूरे कानून को रद्द करने की बजाय कोई हिस्सा, कोई अंश जो गलत है या गलत इफेक्ट डाल सकता है, उस हिस्से को गलत साबित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, पूर्ण कानून को खत्म करने की बजाय। और शक्ति विभाजन की जो बात हम कर रहे थे वो ये है कि स्पष्टतः व्यवस्थापिका अपना कार्य करती है कानून निर्माण का, और कार्यपालिका कानून के क्रियान्वयन का, और न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन का दायित्व का निर्वहन कर सकती है, करती है। उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत। व्याख्या माने किसी चीज को स्पष्ट करना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरोत्तर व्याख्या के सिद्धांत को स्वीकार किया है। सामान्यतः न्यायपालिका अपने पूर्व के निर्णयों को रद्द नहीं करता, परंतु उसके नवीन तथ्यों के प्रस्तुत होने पर अपने पूर्व के निर्णयों को रद्द कर सकता है। उदाहरण के तौर पर 1952 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मुकदमे में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 13 को अनुच्छेद 368 के अधीन स्वीकार करते हुए संसद के मूल अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार किया। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने अपने अधिकार क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष, सर्वोच्चता से कार्य करते हुए न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु लोक कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से व्यवस्था देती है। जहाँ कहीं भी जनहित कार्यों के विपरीत नियम बनते हैं या आदेश जारी किए जाते हैं तो न्यायपालिका के माध्यम से मर्यादित व सीमित किया जा सकता है। कहने का भाव ये है कि भारत एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है, और सर्वोच्चता में इन बातों को ध्यान भी रखा गया है कि एक लंबे टाइम तक न्यायपालिका के न्यायाधीश काम कर सकें, निश्चिंत होकर कार्य कर सकें, निर्णायक की भूमिका अदा कर सकें, उनमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो। और सबसे बड़ी मूल्यवान बात यह है कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अंग के रूप में न्यायपालिका को पहचाना जाता है। कारण जहाँ कहीं भी व्यक्ति का अधिकार शोषित होता है, समाज के द्वारा पीड़ित किया जाता है, किसी संस्था के द्वारा अधिकारों का हनन होता है, एक राज्य दूसरे राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो हम ये बात बहुत दावे से कह सकते हैं कि न्यायपालिका के माध्यम से निर्णायक भूमिका अदा करते हुए, कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण प्रदान करते हुए औचित्यता के आधार पर निर्णय देकर दोनों पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर मनाया जा सकता है। तो आज हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका की सर्वोच्चता जरूर है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी है, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं जिनके अंदर रहकर ही न्यायपालिका अपने कार्यों को पूर्ण करती है। वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हो गया। इसका मूल कारण ये रहा कि भौतिकता की दौड़ में या वर्तमान जो स्वरूप है समाज का, राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जनता के समक्ष अनेक संघर्ष के कारण हैं, और उनका निवारण यदि सही समय पर नहीं हो पाता
तो अंततः न्यायपालिका की शरण में जाना लोग उचित समझते हैं, ताकि समय रहते उन कार्यों को संपन्न करते हुए या उन समस्याओं का निदान करवाते हुए अपने कार्यों को सुचारू रूप दिया जा सके। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं।